नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन अदृश्य नियमों की, उन ढांचों की जो असल में हमारी जिंदगी को चलाते हैं। हाँ, ये हैं सामाजिक संस्थाएं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे हर काम को गाइड करती हैं, जो पूरे समाज को एक साथ बांधे रखती हैं? तो इसका जवाब छिपा है सामाजिक संस्थाओं में। और देखिए, जब हम संस्था कहते हैं तो इसका मतलब कोई बिल्डिंग या ऑफिस नहीं है। ये तो वो नियम और तौर तरीके हैं, वो पैटर्न है जो हमारी पूरी सामाजिक दुनिया को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये संस्थाएं दो तरह की हो सकती हैं। एक तो अनौपचारिक, मतलब जो रीति रिवाजों परंपराओं पर चलती हैं, जैसे हमारा परिवार। और दूसरी होती है औपचारिक, जो लिखे हुए कानूनों और नियमों पर आधारित हैं, जैसे हमारा कानून या शिक्षा व्यवस्था। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही हमारे चॉइसेस को कंट्रोल भी करती हैं और नए रास्ते भी खोलती हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी और पहली संस्था से, हमारा परिवार। परिवार, सच कहें तो ये हमारी पहली दुनिया है, हमारी पहली पाठशाला। यहीं तो हम सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, बड़ों की इज्जत करना, मिल बांटकर खाना, सब कुछ। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि परिवार का जो रूप हमारे यहाँ है, जरूरी नहीं कि हर समाज में वैसा ही हो। इसमें बहुत ज्यादा विविधता है। जैसे परिवार कैसे बनते हैं? भाई, कहीं शादी के बाद पत्नी पति के परिवार के साथ रहती है, इसे कहते हैं पितृस्थानिक। कहीं कहीं इसका उल्टा भी होता है। फिर आता है अधिकार, मतलब घर में चलती किसकी है। पितृसत्तात्मक परिवारों में फैसले पुरुष लेते हैं, जो काफी आम है। और वंश, मतलब हमारा सरनेम, हमारी पहचान किससे जुड़ती है, कहीं पिता के वंश से तो कहीं माता के वंश से। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी बात निकलकर आती है। अक्सर परिवार के इन ढांचों में एक गहरा लैंगिक पूर्वाग्रह, मतलब जेंडर बायस छिपा होता है। सोचिए, समाज में आज भी बेटों से उम्मीद होती है कि वो बाहर का काम संभालेंगे और बेटियों से घर का। और बेटों को तरजीह देने की ये जो सोच है, इसका एक बहुत ही गंभीर नतीजा देखने को मिला है। जरा 2001 की जनगणना के इस आंकड़े को देखिए। ये कहता है कि उस वक्त भारत में हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 927 लड़कियां थीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े सामाजिक असंतुलन की तरफ इशारा करता है, जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। तो परिवार की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं उस संस्था की तरफ जो इन पारिवारिक रिश्तों को औपचारिक रूप देती है, यानी विवाह। विवाह क्या है? ये दो लोगों के रिश्ते को समाज की नज़र में मान्यता देता है, एक तरह से सोशल लेजिटिमेसी देता है। और हाँ, परिवार की ही तरह इसके भी दुनिया भर में कई अलग अलग रूप हैं। जैसे एक है एक विवाह, मतलब एक समय में एक ही पार्टनर। ये सबसे कॉमन है। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में बहुविवाह भी होता है, जहां एक इंसान के एक से ज्यादा जीवन साथी हो सकते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं, जब एक पुरुष की कई पत्नियां हों, या फिर जो बहुत रेयर है, जब एक महिला के कई पति हों। सिर्फ यही नहीं, समाज ये भी तय करता है कि शादी किससे करनी है और किससे नहीं। इसमें दो बड़े नियम हैं। एक है अंतर्विवाह या एंडोगमी, जिसका मतलब है अपने ही समूह, अपनी ही जाति या कबीले के अंदर शादी करना। और दूसरा है बहिर्विवाह या एक्सोगैमी, जिसमें अपने गोत्र या गांव के बाहर शादी करने का नियम होता है। परिवार और विवाह से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि समाज, कामकाज और अर्थव्यवस्था को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। देखिए, काम करने का तरीका हमेशा से ऐसा तो था नहीं। एक जमाना था जब ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे। फिर आया औद्योगिकरण, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगीं और काम का पूरा तरीका ही बदल गया। और आज तो ऑटोमेशन और सर्विस सेक्टर का जमाना है। अब तो लोग घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं, जिसे हम फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतने सारे लोग, इस पूरे सिस्टम को चलाने और कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी संस्था की जरूरत पड़ती है। और वो संस्था है राज्य या द स्टेट। अच्छा, यहाँ दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, शक्ति और सत्ता। इनमें फर्क क्या है? देखिए, शक्ति का मतलब है किसी से जबरदस्ती अपनी बात मनवाना, चाहे वो राजी हो या ना हो, जैसे कोई डाकू बंदूक की नोक पर करता है। लेकिन सत्ता वो शक्ति है जिसे समाज ने लेजिटिमेसी दी हो, जिसे सही माना हो। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला जब हमें रुकने को कहता है तो हम रुकते हैं, ये सत्ता है। तो जो आधुनिक राज्य हैं, वो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार भी देते हैं। इन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं।
पहले हैं नागरिक अधिकार, मतलब बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी। दूसरे हैं राजनीतिक अधिकार, यानी वोट देने और चुनाव में खड़े होने का हक। और तीसरे हैं सामाजिक अधिकार, जैसे कि सबको एक न्यूनतम जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार मिले। चलिए अब हम अपनी आखिरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था की ओर बढ़ते हैं, वो संस्था जो ज्ञान और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है, शिक्षा। हम अक्सर सोचते हैं कि शिक्षा मतलब स्कूल और कॉलेज, लेकिन असल में ये एक जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। हम स्कूल में तो सीखते ही हैं, पर घर पर अपने दोस्तों से, अपने समाज से भी लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन शिक्षा का एक दूसरा पहलू भी है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये मौके देती है, किसी को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यही शिक्षा समाज में ऊंच नीच और असमानता को बढ़ा भी सकती है। और ये होता कैसे है? ये इसलिए होता है क्योंकि अच्छी शिक्षा तक सबकी पहुंच एक जैसी नहीं है। किसी बच्चे का सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड ये तय कर देता है कि उसे कैसा स्कूल मिलेगा। इससे किसी में आत्मविश्वास भर जाता है तो कोई और पीछे छूट जाता है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर ये संस्थाएं, परिवार, विवाह, कानून, शिक्षा हमारे समाज की इन असमानताओं को बनाती हैं, उन्हें दिखाती हैं, तो क्या इन्हीं संस्थाओं में वो ताकत भी नहीं है कि वो समाज को बदल सके, एक ज्यादा बेहतर और बराबरी वाला समाज बना सके?